नमस्कार दोस्तों, शाश्वत मंच पर आप सभी दोस्तों का पुनः रंग विमर्श कार्यक्रम में एक बार फिर से स्वागत है। और दोस्तों, आज हम मुलाकात करेंगे रंग विमर्श कार्यक्रम के अंतर्गत एक्टर, डायरेक्टर, राइटर प्रसन्ना सोनी जी से, जिन्होंने रंगकर्म विधा में बतौर अभिनेता, निर्देशक के साथ साथ 5 मौलिक हिंदी नाटकों का भी लेखन किया है। और उनके व्यक्तित्व में जानने के लिए चलिए उन्हीं से मुलाकात करते हैं और जानते हैं। आपका मंच पे हमारे बहुत बहुत स्वागत है प्रसन्ना जी। धन्यवाद धन्यवाद वसुंधरा जी। जी, और मैं मंच भी, मेरा जो उद्देश्य है इसको शुरू करने का यही था कि शायद जो हमारे रंगकर्मी साथी देश के कोने कोने में रंगकर्म कर रहे हैं एक दूसरे से परिचित हो। और कोरोना काल ने तो लगभग मतलब जो स्थितियां बनाई थी, तो एक अच्छा सौभाग्य की भी बात है कि हम नहीं, जिसको नहीं जान पाए हैं इसी बहाने से हमें एक माध्यम से, एक डिजिटल माध्यम से मुलाकात कर ले रहे हैं। तो पहला प्रश्न मेरा आपसे यही रहेगा कि चूंकि मंचों पे आपने काफी अच्छा काम भी किया है, तो आपकी जो नाटकों से जो आपका लगाव रहा, कैसे जुड़े आप नाटकों से? सबसे पहले मैं शाश्वत मंच और आपका बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे यहाँ मंच पर स्थान दिया, और सभी दर्शकों को मैं स्वागत करता हूं, जो लोग जुड़ गए हैं या जो लोग जुड़ेंगे उनको भी धन्यवाद देता हूं। यात्रा कैसे शुरू हुई, ये बहुत सबके साथ वैसा ही होता है। वैसे मेरे साथ कुछ अलग नहीं हुआ। रुचि होती है बचपन से कुछ और हम करने लग जाते हैं। थोड़ा सा मेरे साथ एक बस ये हुआ कि एक्टिंग से ज़्यादा रुचि मेरी गाने में थी। मैं हालांकि बहुत अच्छा नहीं गा पाता हूँ, पर मेरी रुचि वहाँ ज़्यादा थी, क्योंकि मेरे फादर अच्छे सिंगर थे और घर पे सुनते रहने का एक माहौल था। तो हर जैसे बच्चा होता है अपने पापा जैसा बनना चाहता है, तो मुझे भी लगता था कि पापा की तरह मैं भी सिंगर बनूं। और कुछ मैंने स्टेज शो शुरू में गाने भी शुरू किए, तो पिताजी के साथ चला जाता था, कुछ कोशिशें की। और तो म्यूजिक शिक्षा भी ली आपने? म्यूजिक नहीं, शिक्षा तो भी खैर आपने? नहीं ली, थोड़ा बहुत जो भी, नहीं शिक्षा नहीं ले पाया। और थोड़ा बहुत वही जो वैसा ही है, चलताऊ शिक्षा जो कह सकते हैं, म्यूजिक में ऐसी कोई विशेष तो स्कूल में था, और कुछ टीचर्स ने जबरदस्ती, कॉम्पिटिशन्स होते हैं स्कूल के, तो उसमें नाटक का, एक्टिंग का एक पार्ट था। कॉम्पिटिशन का कोई पार्टिसिपेट नहीं था, तो मेरा नाम जबरदस्ती डाल दिया कि गाना गाता ही है, एक्टिंग भी कर ही लेगा। मैंने पहले मना करता रहा, और मन में था कि कहीं नाम बुला देंगे तो क्या करूंगा, कुछ तो करना पड़ेगा। तो अगले दिन कंपटीशन होना था, और दिमाग में चलता रहा कि अगर नाम बुला देंगे तो क्या करूंगा, तब तो जाना पड़ेगा। और वही हुआ, नाम बुला दिया तो जाना पड़ा, और कुछ किया। और कुछ करने से ये हुआ कि जो गाने में जो भी मुझे थोड़ा बहुत पसंद किया जाता था, उससे ज़्यादा एक्टिंग में मुझे पसंद किया लोगों ने। और कई बार गाने में होता था कि अपने क्लास में ठीक कहते थे बहुत अच्छा गाते हो। एक्टिंग की तो कुछ टीचर्स भी आ गए बोलने, और भी आसपास के कंपटीशन में, जैसे कई जगह से सिखाने वाले कलाकार भी आते हैं, तो उन लोगों ने सबने तारीफ की कि ये थोड़ा ज़्यादा बेहतर है शायद मेरा, तब तो लोग ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं। और धीरे धीरे अपने आप को जज करता रहा कि हाँ, कुछ इधर हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, इतनी मेहनत कर पाएंगे नहीं। जब जानने लगे धीरे धीरे कि अभी मजे भर का काम नहीं है, यहाँ भी बहुत मेहनत लगती है, तो फिर लगा कि हाँ, इस मेहनत के लिए तैयार हैं, तो आगे बढ़ते गए, करते गए। जी, आपने बहुत अनुभवी जो निर्देशक हैं उनके साथ आपका सौभाग्य है कि आपने काम किया है। उनका कुछ अनुभव हो तो आप शेयर करें मुझे। जी बिल्कुल, मैं 2 लोगों का अनुभव ज़रूर मैं शेयर करूंगा, इनके साथ लंबा काम करने का मुझे सौभाग्य मिला है। और एक तो हमारे अलग जी, जो गुरु जी थे, जिनसे बेसिक शुरुआत ही, अशोक भैया हमारे थे एक सीनियर, उनके साथ यहाँ पे काम किया, उसके बाद अलग जी को ज्वाइन किया। तो बहुत सारी चीज़ें वहाँ समझ में आई, और अब पलट कर देखते हैं तो ऐसा लगता है कि वो बहुत अलहदा किस्म के निर्देशक थे हिंदी रंगमंच में, और शायद उनका सही मूल्यांकन नहीं हुआ, ऐसा कई लोग मानते हैं, और मैं भी ऐसा मानता हूँ कि उनकी प्रतिभा का सही मूल्यांकन नहीं हुआ समय के साथ। और कुछ लोग हो जाते हैं गुजरे जमाने के बाद, लगता है कि यार ये तो ग्रेट हस्ती थे। तो और उनके जैसा मैंने साहसी निर्देशक नहीं देखा अभी तक हिंदुस्तान में, जो अपने किसी माइलस्टोन पे, जिस पे आप उसकी पहचान हो, उसको वो अलग अलग लोगों के साथ करने का रिस्क करे, अलग अलग स्टाइल शैलियों में, क्योंकि माइलस्टोन बनने के बाद लोग उसी को दोहराते रहते हैं कई सालों तक। और अलग जी ने अपने माइलस्टोन प्ले चंदा बेड़नी को, मेरी जानकारी में 3 अलग अलग शैलियों में किया था, 3 अलग अलग टीमों के साथ। तो वो चैलेंज लेने की उनमें क्षमता थी। और नॉन एक्टर्स को उनके बारे में कहावत थी कि वो पत्थर से भी एक्टिंग करवा सकते हैं, बस तुम रख दो ले जाके स्टेज पर। चंदा बेड़नी की बात की, ये नौटंकी शैली पे आधारित है।
इसमें मैंने हाँ नहीं एक छोटा सा रोल किया था। जी। अच्छा अच्छा। नहीं, हमने नहीं किया इसमें आधार, नौटंकी। वो मैं वही नौटंकी कहना चाह रहा हूँ कि ये, जी। मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि ओरिजिनली ये नौटंकी शैली में नहीं है, उन्होंने नहीं है कई वर्षों इसको। तक कई अच्छे जी, शो किए। यहाँ पर एक राजकुमार जी हैं, उन्होंने इसको रूपांतरित किया था जी जी। इन्हीं चंदा बड़िनी की ही हाँ स्क्रिप्ट को। जी। हाँ, वही स्क्रिप्ट सब, इसको भी अलग जी जी। ने रूपांतरित किया था भारतीय नाट्य जी। अकेडमी के लिए सबसे पहले, उनकी वर्कशॉप के लिए। फिर वहां से जी। कई लोगों को स्क्रिप्ट मिल गई, फिर कुछ लोगों ने अपने हिसाब से उसको दूसरे नजरिए से देखा भी कि अच्छा ऐसे भी हो सकता है। तो लेकिन वो पहला दूसरा नजरिया भी उन्होंने ही दिया अपने नाटक को लेकर, जी। पहला नजरिया भी उनका था, दूसरा नजरिया भी उन्होंने दिया। तो ये एक जी। उनकी बड़ी खासियत थी, और रिस्क लेने से डरते नहीं थे कभी भी कि अच्छा चलो काम निकाल लो, ऐसा वाला नहीं था। वो जूझते थे टीम के साथ, लोगों के साथ, और नॉन एक्टर चलो इसके साथ भी जूझेंगे, लगते थे। सिखाने का उनका बहुत एक वो था कि गलत चीज ना सीख जाएं बच्चे। जी। तो वो कुछ चीजें उनकी बहुत अच्छी थी। और कपूर साहब के बारे में कहूँगा, रंजीत सर के बारे में, कि जी। उनसे मैंने ये सीखा कि हिंदी थिएटर अपने पैरों पे खड़ा कैसे होगा। बहुत कम लोग हैं, मतलब कई लोग आलोचना भी करते होंगे या कई लोग कह देंगे कि हर कोई ऐसा ही थिएटर क्यों करने लग जाए, पर ये तो है कि रंजीत कपूर ही वो नाम है हिंदी रंगमंच में जो, जिनके नाटक की टिकट ब्लैक भी होती है, दिल्ली के अंदर तो होती है, हमने देखा है कि लोग 100 की टिकट जी। खरीदते हैं, बाद में उसको 500 में बेचते हैं। तो हिंदी रंगमंच व्यवसायिक कैसे होगा और अपनी क्वालिटी को बिना घटाए, क्योंकि व्यवसायिक जी। होने में खतरे भी हैं कि आपको सस्ती चीजें करनी पड़ जाती है मनोरंजन के लिए। तो वो बिल्कुल। बिल्कुल उससे समझौता नहीं करते हैं, और व्यवसायिक बनाए रखते हैं, और संजीदगी भी बनाए रखते हैं नाटक की। तो वो वहां से बिल्कुल। मैंने सीखा। और नई स्क्रिप्ट की बात, उन्होंने बहुत सारे एडेप्टेशन भी किए और कुछ अपने नाटक लिखे। तो नए नाटक उन्होंने करने शुरू किए, पुराने नाटकों को ना करके अपने नए नाटक करने। तो 2-3 चीजों से मैं उनसे बहुत प्रभावित रहा। जी। मतलब ये निर्देशकों का जो अनुभव है, तो ये एक्टिंग करते करते निर्देशन के लिए कैसे प्रेरित हो गए आप? निर्देशन अब हमें करना चाहिए। नहीं चाहिए। टीम में क्या हुआ कि यहाँ जब आए स्थानीय स्तर पर वापस काम करने, तो जी। हमारे साथ जो निर्देशक महोदय थे, पहले वो रोजी रोटी के चक्कर में जॉब वॉब करने लगे, थिएटर उन्होंने कम किया। तो टीम में जी। ये हुआ कि भाई तुम थोड़ा बाहर काम कर आए, तुम थोड़ा जानते ज्यादा हो, तुम ही निर्देशन करो। मेरा कोई भी इसमें विश्वास, कॉन्फिडेंस भी नहीं था कि मैं कुछ कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। पर जब जिम्मेदारी डाल दी गई, कुछ टीम ने सहयोग किया शुरुआत में, फिर करते करते सीखते सीखते एक नजरिया बनने लगा, लगने लगा अच्छा हाँ ये चीज भी मैं कर सकता हूँ। तो अब वो ज्यादा, कई बार ऐसा होता है कि मुझे एक्टिंग से ज्यादा अच्छा लगता है निर्देशन करना। बिल्कुल। प्रसन्ना जी, आपने चूंकि एक युवा कलाकार भी हैं, एक युवा निर्देशक भी हैं, तो मैं जानना चाहती हूँ कि एक्टिंग तो आप बेहतर समझते हैं कि एक्टिंग परफॉर्मेंस क्या है, वो भी जो है स्टेज पे। लेकिन निर्देशन के लिए हम कब अपने को समझते हैं कि हम अब निर्देशन कर सकते हैं? अब ये सोच इसका आप। जी। जवाब थोड़ा नहीं, जी। मुझे मतलब मैंने बताया अपना कि मुझे बना दिया जी। गया, टीम के लोगों ने कहा कि तुम डायरेक्ट करो। करते करते अपने जी। आप को एहसास होने लगा कि हाँ ये काम भी मैं कर सकता हूँ। और हर नाटक जी। में देखिए हमेशा खतरा होता है, कई बार जब नया नाटक जब भी करते हैं तो बिल्कुल डर बना रहता है कि कैसा होगा। ऐसा कोई फार्मूला तो है नहीं कि इसको डायरेक्ट करने का ये पैरामीटर और फार्मूला है कि आप कर देंगे उसको। अब बिल्कुल। मेरे बिल्कुल। साथ और खतरा हो गया है कि मैं अपने लिखे नाटक करता हूँ, तो ये भी लगता है कि अच्छा ये नाटक सिर्फ मेरी विचारधारा या मेरा सोचना ही पूरी तरह से हावी ना हो जाए नाटक के अंदर। टीम वर्क बिल्कुल। आना चाहिए, टीम का कंट्रीब्यूशन आना चाहिए। तो अब मैं उसको ऐसे लिखता हूँ कि साथ साथ सिचुएशन और कहानियां मैं ब्रीफ करता हूँ आर्टिस्ट के साथ कि मेरे दिमाग कुछ ऐसा है, आप कुछ जी। इम्प्रोवाइज भी करो। तो जो आइडिया मुझे लगता है कि ये भी लिया जा सकता है, एक्सप्लोर कर सकते हैं, तो उसको फिर मैं अपने स्क्रिप्ट में डालता चलता हूँ। तो बिल्कुल। शुरुआती स्क्रिप्ट में ऐसा नहीं था, शुरुआती स्क्रिप्ट में लिख दिया गया था, फिर करते करते आदमी सीखता है कि ये तो सिर्फ एक बिल्कुल। आदमी का कंट्रीब्यूशन रहा इसमें, जी। बिल्कुल। बाकी लोग पढ़ देंगे इसको आकर, तो एक्टर को बिल्कुल सही है। जी। नहीं, अब आप अच्छा काम भी कर रहे हैं, आगे आदमी ऐसे धीमे धीमे बढ़ता है। इसके साथ मतलब आप जो लिखने का आपके अंदर जो हुनर आया, वो मतलब पहले से ही कुछ भावनाएं जन्म ले रही थी कि आपने कुछ कहीं से प्रेरित होकर लेखनी की तरफ मुड़े आप? लिखता था मैं, गीत और कविताएं तो लिखता था थोड़ी बहुत, जी। पर नाटक लिखने की हिम्मत या कभी सोचा कुछ नहीं था। पर थोड़ा जी। वही रंजीत सर के साथ काम करते हुए जो उन्होंने बार बार ये कहा कि हिंदी थिएटर में नई स्क्रिप्ट खोजनी चाहिए, नए कंटेंट, इतनी कुछ कहानियां हैं, पढ़ो मिलेगा, कुछ दिमाग में आएगा लिखो। मतलब उनका यही रहता था कि हिंदी रंगमंच में ज्यादातर लोग ये करते हैं कि जब कोई नाटक हिट हो जाता है तो उसकी स्क्रिप्ट ढूंढने लग जाते हैं कि ये तो बड़ी जी। चर्चा में है, तो हम भी कर लेते हैं अपने शहर में। तो आप अपने शहर में तो कर लेते हैं,
फिर जब ओरिजिनल नाटक आता है तो आपके नाटक की वो हो जाती है, बेइज्जती हो जाती है कि ये तो ओरिजिनली इतना बढ़िया हुआ है। तो वो जी तुलना का जो भाव क्रिएट होता है दर्शकों में, उससे थिएटर का नुकसान हो जाता है, उनका ऐसा मानना था। और मुझे भी ऐसा जी लगने लगा धीरे धीरे कि हाँ बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जब मैं अब अपने लिखे नाटक कर रहा हूँ तो लोग कहानी से जुड़ते हैं, क्योंकि थिएटर में जी लोग कहानी देखने तो आते हैं। बहुत अच्छा अभिनय देखना होगा तो बहुत अच्छी फिल्म उठाकर कोई देख लेगा, बहुत अच्छा डायरेक्शन या बहुत अच्छा टेक्नोलॉजी पे कुछ देखना होगा तो हमारे पास जी तकनीकी साधन इतने ज्यादा जी सकते हैं। तो मुझे लगता है सिर्फ नई कहानी लोग देखने आते हैं, तो नई बिल्कुल कहानी जब रहती है तो आपके बहुत सारे काम, डिजाइन पे आपको बहुत मेहनत नहीं करनी होती है। आप अभिनय अच्छा अगर आर्टिस्ट कर दें और कहानी आपकी नई हो तो लोग जुड़ जाते हैं। तो बिल्कुल वो बिल्कुल थोड़ा सा। बिल्कुल। और आपने कई नाटकों को सृजन भी किया है, कई नाटक आपने लिखे हैं। एक नाटक है जो चर्चित है आपका, जो मैंने पढ़ा तो नहीं है लेकिन सुना है कि भंवरा बड़ा नादान। क्या है इसमें भंवरा बड़ा जी, नादान में? जी भंवरा बड़ा नादान एक कलाकार की कहानी है, उसकी जी पर्सनल लाइफ और सोसाइटी के साथ रिलेशंस। और इसको हमने जो है इंस्पायर्ड कह सकते हैं थोड़ा सा, जी गुरुदत्त साहब की जिंदगी से है। गुरुदत्त जी साहब को जब पढ़ा और जाना तो ये लगा कि इतना कमाल आर्टिस्ट, इतनी ट्रेजिक लाइफ और इतनी ड्रामेटिक लाइफ रही उनकी। तो लेकिन इस पे हमको कोई अच्छी मजबूत स्क्रिप्ट ऐसा लगा नहीं कि यहाँ से भी कुछ हो सकता है। कलाकार का भी एक दर्द है, उसको कैसे बिल्कुल कहेंगे। तो कौन, मतलब इतना ग्रेट कलाकार इतना कुछ कमाने के बाद क्यों सुसाइड करना चाह कर लेता है आखिरी में जाके। तो उसको कहने के लिए, और ऐसी स्थिति हमारे आसपास भी है, क्योंकि कई बार स्थानीय स्तर बिल्कुल पर कोई बड़े अच्छा अच्छा कलाकार होता है लेकिन उसकी सोसाइटी से, पॉलिटिशियन से और ब्यूरोक्रेट से, बहुत सारी चीजों से खींचतान लगी रहती है और वो निराश रहता है। थिएटर में भी हमारे पास अब ऐसे लोग हैं। तो उसको, और व्यक्तिगत जिंदगी में भी लोग नहीं समझते कई बार उसकी, वो क्या सोचता है और ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है। लोग एक क्या होता है, जैसे हमारे यहाँ कई ग्रेट आर्टिस्ट हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, थिएटर में एक फैल गया, अरे वो तो बेवड़ा है, अरे तो ये तैसा है। पर उसके बराबर का अभिनय अभी भी कोई नहीं कर पाता। तो क्यों नहीं कर पाया, या उसके बराबर बुराइयों को हम तुरंत जनरलाइज करके, अरे वो तो ऐसा है, अरे वो तो ऐसा है। पर जब उसके सामने कोई दूसरा आर्टिस्ट खड़ा होता है तो वो नप जाता है। उसकी वजह कि वो वैसा तो है, पर उसका जो वैसा होना है वही उससे उसका 100% अभिनय करवाता है या डायरेक्शन करवाता है। उसका जो बेसिक जी स्वभाव है, अल्लड़पना है, या जो नैसर्गिक है, जैसा वो है नैसर्गिक है, तो उसकी नैसर्गिक जी प्रतिभा उसको उस तरह से मंच पर दिखने लगती है। तो मुझे लगता है कि सोसाइटी जनरलाइज जो कर देती है उससे आर्टिस्ट मारा जाता है। और कई बिल्कुल आर्टिस्टों के साथ में बैठा हूँ जिनके बारे में जैसे फैला है तो कुछ भी हुआ है कि अरे तो ऐसा है, वो तो ऐसा है। पर अब आधे घंटे बैठ जाओ तो दिमाग की बत्तियां खुल जाती हैं कि यार तो बड़ा कमाल आदमी है, तो इसके बारे में हमने ये बिल्कुल सुना था। तो जी उसको थोड़ा कहने के लिए भंवरा बड़ा नादान जो है लिखने की कोशिश मैंने की, पहला ही नाटक था। और वहां से उसमें एक चीज है कि जो घटनाएं गुरुदत्त साहब के जीवन में घटी हैं वो घटनाएं हैं नाटक के अंदर, लेकिन कहानी एक काल्पनिक है और उस काल्पनिक जी कहानी को, घटनाओं को जोड़ा है। जी जी ये नाटक है तो एक नाटक लिखते समय मुझे लगता है बहुत मुश्किल होता है संवाद को चॉइस करना कि हम क्या संवाद प्रेषित करें दर्शकों तक पहुंच जाए वो। तो बिल्कुल। इसके ये कैसे आपने इसको कैसे आपने किया ये बताएं। अब अचीव करना तो नहीं कह सकते कि कैसे किया, लेकिन हाँ हाँ कोशिश है। कई बार भंवरा में भी लगता है कि अरे ये सीन, इस डायलॉग को ऐसे नहीं ऐसे लिखा जा सकता था। तो अब पब्लिश हो गया जी है तो भी लगता है कि चलो अगले में अगर देखेंगे तो इसको करेंगे। बेसिक एक चीज का मैं ध्यान रखता हूँ कि संवाद सिर्फ बातचीत न रह जाए या घटनाएं जी सिर्फ बातचीत तक सीमित। ज्यादातर लोगों को ये होता है कि इसे नाटक लिखने गए तो बातचीत लिखने लग जाते हैं, उसने इससे ये कहा, उसने इसको ये जवाब दिया, और उस जी बातचीत में ड्रामा नदारद होता है। जी तो मेरा ड्रामा कैसे हो, मुझे कहना तो यही है कि मुझे आपके साथ लाइव जी आना है या दर्शकों से इंटरेक्ट करना है। पर इसको मैं ऐसे नहीं कहूंगा। बिल्कुल पहला ही जब आता है कि लिखने बैठता हूँ, फिर एक बार वही पहला ख्याल आता है इसको ऐसे लिख दिया, फिर लगता है ऐसे लिख दिया तो इसमें ड्रामा तो है ही नहीं, इसको काट दो, इसको खारिज कर दो, अब इसको और कैसे लिखो। तो फिर कहीं ना कहीं बिल्कुल से कोई रास्ता अपने आप मिलता है। और वो कैसे आता बिल्कुल है ये नहीं पता, ये मैं इसका फॉर्मूला नहीं दे सकता हूँ, पर हाँ नहीं अचानक से कुछ क्लिक करता है। फार्मूला किसी के पास नहीं होता। वो कहीं ना कहीं माँ सरस्वती की कृपा ही होती है कि आदमी जब संवेदन सेंटिमेंटल होकर सोचता है किसी विषय का चिंतन करता है तो निश्चित है उसके वो थॉट में कहीं ना कहीं आ जाता है। और कुछ दृश्य समाज के होते हैं, कुछ पॉलिटिक्स के होते हैं। अरे पॉलिटिक्स पे मुझे याद आया आपने एक स्क्रिप्ट और लिखी है प्रेम पॉलिटिक्स। जी। ये कहाँ से प्रेरित होके लिखी?
ये मूलतः एक प्रेम कथा है। हमारे यहाँ लोकोक्तियों में है, ये बिहार तरीके से बदलती है ये कथा। सोन जी जो है एक नदी है, वो महानद कहे गए हैं, और नर्मदा जो है नदी कही गई है, और वो ऐसा मान्यता जी है कि इनका प्रेम हुआ करता था कभी, और बाद में ये किसी जी कारण से कहानी। अलग हो गए। जी जी हाँ, तो ये एक बेसिक थीम है, लेकिन ये पॉलिटिक्स इसमें ऐसे आया कि ये तो प्रेम था। जब मैं नाटक लिख रहा जी था तो पहले दिमाग में था कि इसको मैं म्यूजिकल करूंगा और फोक नाटक एक होगा। फिर जी लिखते लिखते लगा कि ये मैं क्यों करूंगा, फिर इसकी जरूरत क्या है, ये कहानी तो लोगों को पता है, और भी एक दो जी दल हमारे यहाँ करते थे इसी कहानी को। तो मैंने कहा फिर मतलब क्या निकला कि उन्होंने किसी और तरीके से किया, मैंने किसी कुछ नया नहीं है इसमें। तो जी नए के चक्कर में पॉलिटिक्स आई कि ऑनर किलिंग को कैसे टच कर सकते हैं, क्योंकि ऑनर किलिंग एक पॉलिटिकल मुद्दा भी है, लव जी जिहाद भी एक पॉलिटिकल मुद्दा है। बिल्कुल। तो इसको कैसे टच कर सकते हैं, तो इसको इसमें एक ड्रामेटिक एलिमेंट ये आया कि हमारी कहानी नाटक के अंदर सोन भी है, नर्मदा भी है, और सोन का रिफ्लेक्शन एक आज का कॉलेज का लड़का है सोनू, और नर्मदा का रिफ्लेक्शन एक आज की कॉलेज की लड़की है रेवा। तो नर्मदा का बहुत दूसरा खूब। नाम रेवा भी है। और सोन और रेवा के जो हैं माता पिता पिता खासकर दोनों पॉलिटिकल पार्टियों से, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियों से नेता हैं। एक सवर्ण जी जाति वर्ग का नेता है, एक कुचला मोर्चा हमने कहा है, तो पिछड़ा मोर्चा कह लीजिए। तो वो दो प्रतिनिधि जी हैं अलग अलग समाज वर्गों के। अब कॉलेज में इन दोनों का प्रेम हो जाता है और ये भाग जाते हैं। कहानी ऐसे चलती है कि वहाँ जो है स्वर्ग में पलायन किया, वहाँ भी एक ऊंच नीच है कि वो ब्रह्मा के पुत्र हैं और ये साधारण राजकन्या हैं, इनका विवाह नहीं हो सकता, तो ये पलायन करके अमरकंटक आ जाते हैं। और जी पलायन करके अमरकंटक है, और कहानी फिर चली जाती है वहाँ कि कॉलेज से दोनों भाग गए हैं, सोनू और रेवा। अब ये जी पॉलिटिकल मुद्दा बन जाता है क्योंकि नजदीक चुनाव है। तो दलित बिल्कुल। वर्ग जो उठाना चाहता है कि ये सवर्ण लड़का हमारी लड़की को लेकर भाग गया, और सवर्ण कहते हैं कि ये चरित्रहीन लड़कियां, ये लोग जो है लव जिहाद कर रही, फंसा रही कर रही। वो इस तरह से कहानी आगे बढ़ती है। तो उसमें प्रेम भी है, पॉलिटिक्स भी है। बिल्कुल, और बहुत सही है। करंट जो विषय है उसको आपने मर्ज कर दिया है। और वो तो हाँ जो कहानी सोन की है वो तो पौराणिक कथाओं हाँ में भी हम लोग सुनते हैं उसको। इसके अलावा भी आपने कई रूपांतरण नाटक भी किए हैं, गुनाहों का देवता, और भी कई किए हैं। दर्प चूर्ण है क्या, दर्द दर्द चूर्ण, चूर्ण? दो ही और कस्बा एक कहानी जी। है। और तो जी, बस इन तीनों का ही ये रूपांतरण। रूपांतरण किया है। और इसके अलावा कुछ आप प्रकाशित अभी है, आप काम भी कर रहे हैं, वो कौन सी नाटक है या कहानी क्या है? इस हाँ, नाटक है। जी एक नाटक है मेरा और चिड़िया शेर बन के, उसके मंचन हम लोग करते हैं। जी। और और हिरण खिलौना। हिरण खिलौना अभी उसकी तैयारी शुरू कर रहे हैं हम लोग। उसका मंचन 15 सितंबर के आसपास करेंगे। तो और वो एक है आपने एक लिखा 32 है, 31 की मोहब्बत। हाँ मोहब्बत। ये बत, मतलब आपका जो नाटक का जो नाम है वो बड़ा अच्छा है। आप जो है नाटक का नाम जो बड़ा अच्छा चॉइस कर रहे हैं। मतलब अट्रैक्टिव है, नहीं उसकी काफी लोग उसको सुनने के लिए या पढ़ने के लिए बिल्कुल अपनी तरफ आएंगे। और हमसे जो है, मैं अगला प्रश्न करूं, मैं दर्शकों को भी जोड़ते चलूं। सुंदर द्विवेदी जी, हिमांशु द्विवेदी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। महेंद्र जी, आपका स्वागत है। आलोक जी जुड़े हैं हमसे, स्वागत है। नीरा त्रिपाठी जी, प्रवीण शेखर जी भी जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत है प्रवीण जी आपको, आपका हमारे मंच पे। और एक प्रसन्ना जी, इन्होंने आलोक जी ने कहा, प्रसन्ना, मैं अशोक भाई पर नाट्य महोत्सव करने के लिए बहुत ही खुश हूँ। मैं इसे हर साल कर मैं इसे हर साल करना, जो भी हो आगे लिखना नहीं, हाँ नहीं, लिखना वो चाह रहे हैं। हम लोग हमारे हमारे जी विंग में एक बहुत उम्दा रंगकर्मी थे, स्वर्गीय श्री अशोक तिवारी जी, मेरे गुरु भी रहे, पहले गुरु वही थे। उन्हीं के साथ शुरू जी किया, तो उनकी बीमारी की वजह से कम उम्र में मृत्यु हो गई है। तो जी 2-3 साल से हमने उनको एक समर्पित करके एक रंग अशोक, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी जाने कि जो बिल्कुल भी हम लोग आज सीधी में थिएटर कर पा रहे हैं और भी ग्रुप हैं, तो उनकी बड़ी मेहनत है। तो वो बिल्कुल। इसके उद्देश्य से हमने रंग अशोक नाम से शुरू किया है। तो उसके लिए जी आलोक दादा कह रहे हैं, तो धन्यवाद दादा। और आप, स्वास्थ्य कैसा है आपका? बहुत जरूरी है जो ये आपने अभी सोच दर्शाई, बहुत जरूरी है कि हम कुछ करेंगे तो प्रेरित होके ही आने वाली पीढ़ियां भी जो है कुछ करने की कोशिश करेंगी। और बिल्कुल जो है बिल्कुल। रंगकर्म विधा में लोग जानेंगे कम से कम कि हाँ ये शख्सियत है। प्रवीण जी हाँ ने कहा, प्रसन्ना
प्रसन्ना का नाटक बहुत शानदार है, मैंने देखा है। प्रसन्ना का काम ही बहुत अच्छा है, वह बहुत प्रतिबद्धता के साथ सीधी में रंग कर्म कर रहे हैं। सीधी कोई जगह जी है जी आप? जी जी जी, होम टाउन हमारा सीधी जी शहर, जहाँ पे हम लोग थिएटर करते हैं। प्रवीण जी दादा का जी धन्यवाद। हाँ, दादा ने देखा था, मुलाकात भी हुई हमारी रीवा में। जी तो बिल्कुल। वैसा ही और मतलब सीधी। जी जी बिल्कुल, और आप अच्छा ऐसे काम करते ही रहें, करते भी रहें। एक चीज मैं जानना चाहूंगी, आप चूंकि आधुनिक रंगमंच से जुड़े हैं, आधुनिक रंगमंच को किया है, अभी आपने रणजीत कपूर जी की बात की, वो भी आधुनिक रंगमंच के ही प्रणेता हैं। तो ये जो शौकिया रंगमंच है, अभिनय या मतलब रंगमंचीय दृष्टिकोण से देखें तो हम आप अपनी नजर में क्या सोचते हैं कि ये जो आधुनिक रंगमंच है, यह क्या है ये? समय के साथ जो चले, और जो जी समय के साथ ये वाले समय तक जिंदा रहेगा। तो जी आधुनिक रंगमंच तो इतना ही मैं कह सकता हूँ। और रही बात जी शौकिया की, तो शौकिया तो सारा ही रंगमंच है, शौकिया ही रंगमंच हिंदुस्तान में है। जो तथाकथित प्रोफेशनल है, उसको हम बहुत प्रोफेशनल भी नहीं कह सकते हैं। तो बिल्कुल। प्रोफेशनल एक और सोच हो एक चीज सकती है है आपके काम करने की। जी बिल्कुल। और प्रसन्ना जी, एक चीज और है, आधुनिक रंगमंच में जो मुखौटों का जो प्रयोग है, मैंने देखा है, जो वो अर्थ देते हैं, बड़ी नाटिकता के जो है, उसके नाटक के जो तत्व हैं, उसकी गहराइयों को भी दर्शाते हैं। जो आधुनिक जी रंगमंच में हम जो विषय वस्तु से प्रदर्शित करना चाहते हैं या जो बताते हैं, इसका इतिहास भी बड़ा लंबा है। इसके अलावा आपने कुछ निर्देशन का भी जो काम किया है, करते हुए जो आपने रंगमंच पे और भी आपने बहुत काम किया है, उसके विषय में हमें बताएं, कुछ निर्देशन के बारे में। निर्देशन के बारे में मैं बता चुका हूँ कि हर स्क्रिप्ट में जी नया ही रहता है, और उसके लिए अध्ययन भी करना पड़ता है कि आप कैसे जी करेंगे। एक्टर्स के साथ डील करना, खासकर हिंदुस्तानी अभिनेताओं के साथ, और हर जगह हर माटी का अभिनेता बिल्कुल अलग है। मतलब जैसा मुझे तो ऐसा भी अनुभव है कि जैसा इलाहाबाद या का अभिनेता बिहेव करेगा, उससे बिल्कुल डिफरेंट सीधी का करेगा बिल्कुल और आसपास के शहरों का करेगा। तो वो थोड़ी चुनौती बिल्कुल होती है बतौर निर्देशक। जब आप हर जगह काम करने के लिए अगर तैयार हैं, सिर्फ अपने एक स्थानीय स्तर पर कर रहे हैं एक ही टीम के साथ, तो अलग बात है। पर जी चैलेंजेस तब हैं निर्देशक के लिए जब वो, और उसी को कंप्लीट निर्देशक माना जाना चाहिए मेरे हिसाब से, कि वो बिल्कुल किसी भी, अगर व्यवसायिक बिल्कुल ट्रेंड एक्टर्स मिल गए, तो उनके साथ कैसे डील करके कैसे काम करना है, और क्या कथानक चुनना है, दर्शक किस तरह का, टारगेटेड ऑडियंस क्या है आपकी, वो चुनना बड़ा जरूरी है कि आपकी टारगेटेड ऑडियंस क्या है, कहाँ आप थिएटर कर रहे हैं, आपको पता होना चाहिए। तो दो तीन चीजें जो बिल्कुल। बेसिक हैं, बाकी तो भंडार ही है फिर। दर्शकों के लिए क्या चुनौतियां, किस टाइप की चुनौतियां सामने आती हैं आपकी? दर्शकों के लिए चुनौतियां तो नहीं है, बस थोड़ी सी ट्रेनिंग की जरूरत दर्शकों को भी रंगमंच देखते हुए होती है। और मुझे जी लगता है कि जब लगातार रंगमंच देखते हैं दर्शक, तो अपने आप ट्रेंड हो जाते हैं, बशर्ते आप थोड़ा सा जी उसमें ईमानदारी से अपना प्रयास करें। दर्शकों को घर से निकाल कर लाने का प्रयास रंगकर्मी का है, और वो जी अगली बार आए तो क्यों आए, अगर एक बार आ गया तो अगली बार क्यों आएगा, उसका कारण उसको देना पड़ेगा आपकी प्रस्तुति से, कि वो एक बार तो आ गया, आप कैसे भी निकाल रहे, तो अगली बार भी वो आए, 1 घंटे 2 घंटे आपके साथ बैठे। जी तो वो बड़ा जरूरी है। बिल्कुल। एक प्रश्न हेमेंद्र कुमार भाटिया जी करें, क्या रंगमंच आज की तारीख में जीविका का माध्यम है? सर, कुछ लोगों की जीविका का माध्यम तो है। अब जिन्होंने चुन ही लिया है कि अब हम मरेंगे जिएंगे चाहे जैसा भी होगा, यही यही करेंगे, तो उनके लिए है। और करते भी हैं लोग, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है। मुझे लगता है कि जब आप अपना 100% किसी विधा को दे देते हैं, तो विधा भी कुछ तो लौटाती है आपको। तो इस बिल्कुल बिलीव के साथ मैं अभी तक आगे बढ़ रहा हूँ। मेरे पास भी कोई बहुत तयशुदा फार्मूला नहीं है, पर अभी तक इसी से चल पा रहा है घर। तो भगवान जब तक जी। चलाएगा चलता रहेगा, और नहीं चलता तो भी कुछ और करके, और थिएटर तो करते रहेंगे क्योंकि ये करना अच्छा लगता है। प्रसन्ना जी, ये बात हमेशा आती है सामने कि जो हिंदी रंगमंच है, हम इस पे भविष्य अपना नहीं बना पा रहे हैं। हर व्यक्ति के साथ, और जो जुड़ रहे हैं कलाकार, उनके साथ भी है, और सही भी है, क्योंकि माता हाँ हाँ पिता, जब तक आप अपना भविष्य नहीं बनाओगे, तो वो निश्चित रूप से पढ़ा लिखा कर इसलिए थोड़ी किया है कि हमेशा के लिए माता पिता पे निर्भर रहो। तो ये हम्म। है, कमियां दिख रही हैं, इसको हाँ, अभी पूरी लेकिन तरह। जी बताइए कि मैं पूरी। अपना मैं कह सकता हूँ, हो सकता है कि जी अच्छा, एक बार मैंने कहीं कह दिया था तो कुछ वरिष्ठ लोग हंस पड़े थे। तो मैं जी अपना तो कह सकता हूँ कि
अपने लेवल से अगर सिर्फ ईमानदार कोशिश आप करें, और ये बिल्कुल सच्ची बात है, वरिष्ठ लोग भी मानेंगे कि हिंदी रंगमंच में नहीं हुआ है उस तरह का प्रयास। आम दर्शकों से कट कर और सिर्फ एक तरह खास तरह की लॉबीबाजी में पढ़ के थिएटर नहीं बढ़ सकता ना, ये संभव ही नहीं है। अब ठीक है, किसी भी तरह से सर वो ऐसा ही चलेगा जैसे चल रहा है, और इक्का दुक्का प्रयास से भी अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता है। इक्का दुक्का प्रयास हो भी रहे हैं अगर, उससे कुछ होगा नहीं। सबको पहले कमिट होना पड़ेगा कि हमारा फोकस कहाँ है। विधा बचेगी तब तो कुछ और बचेगा। तो विधा बची तो रहेगी ना सर, कि भाई ईश्वर के घर से ही चली है। तो जब प्रकृति बनी तो नाटकीयता आई, बच्चे नाटक करते हैं, बच्चे घर घर खेलते हैं तो नाटक ही तो करते हैं बैठकर। वो रोटी बना रहे होते हैं, पत्ते को गोल कर रहे होते हैं। मैं भी देख रहा था अपनी भतीजी को, दोपहर में खेल रही थी 4-5 बच्चे, वो सब वो इतनी शिद्दत से, इतना रियलिस्टिक अप्रोच के साथ वो अपना किचन सेट लगा के खाना बना रहे थे। तो मैंने कहा ये इनको कौन सिखा रहा है एक्टिंग? बिलीव, क्योंकि उनका बिलीव है कि ये पत्ता नहीं, ये रोटी है, तो ये रोटी गर्म हो रही है, उनका बिलीव है। तो अगर आप बिलीव के साथ करते जाएंगे तो होता जाएगा। तो मुझे लगता है थोड़ा विश्वास रखने की जरूरत है अपनी विधा पर भी और अपने काम करने पर भी, कि हम अगर सही तरीके से काम करेंगे विधा के साथ जुड़कर ईमानदारी से, तो लोग उस ईमानदारी का मूल्यांकन करते हैं। स्थानीय स्तर पर आप अपनी एक वो बना लें कि लोग आपके साथ विपत्ति हो आपत्ति हो तो लोग खड़े तो हों आपके साथ आकर। उनको ये शर्म ना है कि अरे यार ये तो फलाने नेता का दलाल है, अरे यार तो ये तो लॉबीबाज है, तो वो खुद ही शर्म करेंगे आपके साथ खड़े होने में। तो आप इतनी प्रतिष्ठा बना लें कि लोग आपके पास आए, वो काम सही हो सकता है और इसका कोई मतलब दूसरा पैमाना नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, और ये भी सही है काफी हद तक अभी आपने कहा मूल्यांकन वाली बात, क्योंकि देखिए समाज में अब हम तो ठीक है रंगकर्म कर रहे हैं, रंगकर्म से हम अपनी कितनी आवश्यकताओं को हम उसका मतलब सृजन कर पा रहे हैं, लेकिन आने वाला जो जनरेशन है बच्चे, तो कोई जरूरी नहीं उसको हम वो सुविधाएं दे पा रहे नहीं दे पा रहे। मुझे तो नहीं लगता कि हम जो स्थितियां हैं उनको देखकर कह सकते हैं कि बहुत उनकी शिक्षा है, परवरिश है, बहुत सारी चीजों को देखकर हम कह सकते हैं कि जब तक या तो कहीं अदर वो अटैच है तभी वो जीविकोपार्जन भी कर पा रहा है, नहीं तो फिर दिक्कतें तो हैं हिंदी। क्योंकि हमारे यहाँ जो हिंदी पट्टी है, हिंदी पट्टी की बात करें, जो सीनियर की बात अभी आप कर रहे थे, उनका भी यही मानना है कि वो कहीं न कहीं नौकरी से जुड़े हुए थे। उस समय मुझे लग रहा है कि परिवार आय का जो खर्च था वो सीमित था। आज मुझे लगता है जो प्रतिस्पर्धा की जो दौड़ है समाज के अंदर, वो कहीं ना कहीं वो हर चीजों में पैसे की जरूरत है, तो पैसा भी तो जरूरी है ना। कला है, कला तो हमारे, मैं बिल्कुल उससे डिनाई नहीं कर रहा हूँ, ना किसी तरह से नकार रहा हूँ। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अगर आपको सिर्फ रंगमंच, वैसे तो मैं किसी को सलाह नहीं देता हूँ, मेरे यहाँ भी ग्रुप में जो लड़के लड़कियां आते हैं तो उन्हें सच्चाई से मैं बिल्कुल किसी स्वप्न लोक में नहीं रखता हूँ, इस सच्चाई से रूबरू कराता हूँ। फिर आपको अच्छा ही लगता है कि इसके बाद भी हमें करना है। बिल्कुल, तो लेकिन प्रसन्ना जी आप अच्छा लगता है। बिल्कुल आप युवा हैं, लेकिन ये इस पर चर्चा होनी चाहिए। जो बड़े हमारे रंगकर्मी हैं उनको भी सोचना चाहिए कि जो कमियां हैं, हम कहते तो हैं मंच पे आके और बोलते भी हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बोल देते हैं बड़ी खूबसूरती से, लेकिन वास्तव में जैसे कि और अदर हम रंगमंच की बात करें, चाहे मराठी रंगमंच की बात करें, चाहे हम बंगाली रंगमंच, वो उनके फिर वही बात आती है कि हम उसके संस्कार में शामिल है, हमारे संस्कार में शामिल क्यों नहीं है, है ना। स्कूलों में जो नाटकों का पाठ्यक्रम है आप उनको बढ़ावा क्यों नहीं दे रहे हैं, यूनिवर्सिटी में परफॉर्मिंग आर्ट का एक अलग से विषय क्यों नहीं जोड़ रहे। तो जो हमारे रंगकर्म विधा से जुड़े लोग हैं निश्चित रूप से उसमें भी वो पद हासिल करेंगे या कुछ उसमें सिखाएंगे तो वो भी जुड़ेंगे, और तब ये जो शिकायत हम लोग कर रहे हैं प्लेटफॉर्म पे आके कि हमें नहीं मिल पा रहा है, पैसे नहीं है, इसमें भविष्य नहीं बना सकते, तो मुझे लग रहा है कुल मिलाकर सबको सोचना पड़ेगा और एक पहल करनी पड़ेगी। सबको पड़ेगा। तो मतलब कई बार सोसाइटी को भी सिर्फ कलाकार सोच के क्या कर लेगा, अगर सोसाइटी उसके बारे में नहीं सोचती है तो वो क्या कर लेगा। सोसाइटी को भी सोचना पड़ेगा। जैसे आप ड्रामा स्कूल्स बहुत सारे बन रहे हैं, पर वो करें क्या, पास आउट होने के बाद वो क्या करें। उनके पास मुझे लगता है स्टेट लेवल पे कम से कम रिपीटरीज हो, स्टेट से वो संभाग तक आए कि आर्टिस्ट 5 साल 10 साल वहाँ काम कर पाए। और होना तो बहुत कुछ चाहिए, पर अच्छे की उम्मीद कर सकते हैं कि अच्छे दिन आएंगे। बिल्कुल, टीवी सीरियल में सबको काम मिल नहीं सकता, फिल्मों में हर आदमी हीरो बन नहीं सकता। बिल्कुल, तो भाई अगर इस पढ़ाई पे एक अच्छी उन्नति देनी है तो वो सोचना पड़ेगा, कुछ गवर्नमेंट को भी सोचना पड़ेगा, कुछ जो समाज के लोग हैं उनको भी सोचना पड़ेगा। तो ये सब चीजें हैं। एक प्रश्न मेरा आपसे है
क्या है नाटक व रंगमंच के परस्पर संबंध? आपने चूंकि परफॉर्मेंस भी किए हैं और हम आपकी दृष्टिकोण से जानना चाहते हैं। नाटक और रंगमंच का हाँ, क्या है परस्पर संबंध? परस्पर संबंध तो पहले ये है कि रंगमंच का ही एक हिस्सा नाटक है, तो वो संबंध तो है, उसी की एक शाखा है। और रंगमंच जब हम कह देते हैं तो वो समग्र सोसाइटी का बिहेवियर और हमारी पॉलिटिकल स्थितियां, हमारा परिवेश, जलवायु, बहुत कुछ जुड़ जाता है जब हम रंगमंच कह देते हैं। और नाटक सिर्फ एक विधा है, और मुझे लगता है कि उस रंगमंच में जैसे बाकी विधाओं की अपनी अपनी भूमिका है, तो नाटक की ये भूमिका है कि कंप्लीट सोसाइटी, अगर रंगमंच को हम कह दें कि कलेक्टिव एफर्ट है आर्ट का, कलाओं का, तो इंडिविजुअल एक नाटक है। तो जैसे सोसाइटी को बेहतर बनाने के लिए एक व्यक्ति की ईमानदारी और व्यक्ति का एक ईमानदार प्रयास जरूरी है, वैसे नाटक का ईमानदार प्रयास जरूरी है। यानी अच्छे नाटक की श्रेणी कोई तय नहीं कर सकता, पर हाँ, जनमानस को जो रुचिकर लगे और जो सही बात, सहमति जिसकी तरफ बढ़े कि हाँ ये ठीक है, तो उसको हम मान सकते हैं कि हाँ ये ठीक है। और विद्वानों में भी वो असर करे। जैसे लोक कथाओं की बात हम करते हैं, लोक कथाएं लोक से मतलब अनपढ़ों के बीच से निकलते हैं, लेकिन विद्वान भी उसको काट नहीं सकते। तो वैसी भूमिका नाटक की होनी चाहिए कि वो ऐसा भी ना हो जाए कोई कह दे कि भाई ये तो सस्ती चीज है तुम्हारी। बिल्कुल प्रसन्ना जी, और मैं मानती हूँ कि थिएटर एक कलात्मक अभिव्यक्ति है और एक जो उसमें सभी संस्कृतियों का जो मौजूद है, संचार का एक रूप होने के नाते इसे ऐतिहासिक, जो भी आपने बात की, चाहे ऐतिहासिक क्षण की बात करें या उसकी भौगोलिक विशेषताओं की बात करें, तो ये सारी चीजों का समन्वय है। और इसको लेकर हम नाटक और रंगमंच के जो संबंधों की बात हम कर रहे हैं। हिंदी रंगमंच पे आप काम करते हैं, तो हिंदी रंगमंच का जो है आज के स्थिति, जो 2 साल से तो सभी लोग कोरोना से ही झेल रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, तो उसके बारे में कहें, हिंदी रंगमंच की आज की क्या स्थिति है? हिंदी रंगमंच की स्थिति बहुत अच्छी तो नहीं कह सकते हैं, बहुत अच्छी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। इसको स्वीकार करेंगे तभी कुछ सुधार कर पाएंगे। नहीं, इसे मैंने इसलिए पूछा कि ये हम ही आपको मिलके इस दिशा में काम भी करना है, सिर्फ हम चर्चा के लिए नहीं बैठे। तो हम जैसे हाँ, मैं अपना विचार ये दे सकता हूँ कि कोविड के बाद जैसे क्या होता है कि हम सिर्फ रो सकते हैं कि भाई ये नहीं है, ये नहीं है, पर हमारे पास थोड़े समाधान भी ढूंढने पड़ेंगे कि ये स्थितियां तो पूरे विश्व की हैं, पूरा विश्व प्रभावित हुआ है, तो कलाकार भी उससे अछूता नहीं रह सकता। वो अलग बात है कि पूरे विश्व में कुछ जगहों पे सरकारों ने अच्छा बिहेव किया कलाकारों के साथ, थोड़ी हेल्प करने के लिए आगे आई, कुछ जगहों पे नहीं आई। तो इतनी संवेदनशीलता तो हमारे यहाँ बहुत पहले से नहीं है। तो नहीं, हमारे यहाँ क्यों नहीं आई, इसको आप खुल के बताएं, क्योंकि हम भी आपके साथ हैं। ऐसा नहीं है, अगर एक रास्ता निकलेगा तो हम सब बात विमर्श करके इस पे एक रास्ता, सरकार और भी यूनिट्स हैं, बहुत सारे विभाग हैं, उन्होंने सबको सपोर्ट किया। तो वजह क्या है? वोट बैंक की बात है। और वो कहावत है कि मेढकों को एक जगह तराजू पे रख नहीं सकते, तो कलाकारों की कौम थोड़ी मेढक जैसी है। तो कई बार जैसे हम देखते हैं प्रयास तो लोगों ने किए, व्हाट्सएप ग्रुप्स के माध्यम से जोड़ा कि भाई कुछ बात हो, तो सब सेल्फ ईगो इतना हावी होता गया। मैं तो हर ग्रुप में देखता हूँ, जुड़ता हूँ, व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा जाता है कि आगे की कोई योजना बने, तो किसी का सेल्फ ईगो हो गया, फिर वो ईगो पे लड़ गया। ये इसके लिए तुम्हारे पास और भी समय है, पूरा जीवन है। नहीं, और पहले हमको ये बताना पड़ेगा सरकारों को कि हम हैं कितने, हम कितने एक साथ हैं, तभी सरकारों पर दबाव बढ़ता है कि वो तो वोट बैंक के हिसाब से बिहेव करते हैं। बिल्कुल, और ये पॉसिबल है नहीं, क्योंकि यहाँ पे हर आदमी बिल्कुल, लेकिन इसको सोचना पड़ेगा। जो हमारे सीनियर, चाहे रंगकर्मी हो चाहे जूनियर है, सबको सुनना पड़ेगा। ही नहीं, इंडिविजुअली। जैसे कई बार ऐसा होता है कि मेरी अपनी विचारधारा बहुत से ऐसे कलाकारों के साथ नहीं है जो लोग इस तरह के एफर्ट कर रहे हैं, ग्रुप बना रहे हैं, मेरी अपनी विचारधारा बिल्कुल नहीं है, लेकिन मैं उस मुद्दे पर उनके साथ खड़ा हूँ क्योंकि वो ऐसी बात कर रहे हैं जिससे सबका भला हो सकता है, सबको कुछ एक सिक्योरिटी हो सकती है। तो जब तक नहीं, मुझे लगता है कि मतलब थिएटर को जोड़ दें, लोक कलाकारों को, साहित्यकारों को, सबको जोड़ दिया जाए तो हिंदुस्तान में हर घर में तो कलाकार निकल। बिल्कुल बात है कि मैं कलाकार हूँ भाई, तुम तो कलाकार तो हैं, तो बिल्कुल। और
अभी आपने जो लोक कला की बात की, लोक कला कलाकार तो घर घर में है। गांव में आप चलेंगे, कोई हाँ, ऐसा घर नहीं होगा जहां लोक कलाएं आपको नहीं दिखेंगी, किसी न किसी रूप में आपको पर वो विराजमान चिन्हित नहीं दिखेगी। है। हाँ, पर बिल्कुल वो कलाकार के रूप में चिन्हित नहीं है, तो वो बिल्कुल चिन्हित होने बिल्कुल बड़े जरूरी हैं। एक बार अतुल यदुवंशी सर ने ऐसी बात आई थी, उसमें कहा था कि भाई कला जब जनगणना होती है तो उसमें एक कॉलम कलाकार का भी होना चाहिए, चिन्हित तो हैं कितने। जी तो बिल्कुल नंबर, सरकारों पर दबाव नंबर से ही बनेगा कि भाई हम 1 करोड़ हैं, बिल्कुल 2 करोड़ हैं, हम मांग रहे हैं, हम सड़क पर उतर आएंगे, तो सरकारें दबाव पे आती हैं। अब यहाँ भी पहले 200 लोग एक व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ते हैं, वो एक मत नहीं हो पाते एक मुद्दे पर, तो कैसे करेंगे। बिल्कुल 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 सही कहा आपने। उसका एक तो शासन, बिल्कुल जी एक होना जरूरी है सरकार को दिखाने के लिए कि हम बहुमत में हैं और हमारी भी जो आवश्यकताएं हैं, मूलभूत आवश्यकताएं, उसको दिया जाए। बिल्कुल। एक सुषमा उसमें जी दिया का जाए। प्रश्न है, आपकी स्क्रीन पर डाल दिया है। अपने नाटक भंवरा बड़ा नादान के बारे में कुछ बताएं। ये नाटक किसके ऊपर है और इसका विचार आपको कैसे आया? ये लग रहा है अभी बाद में जुड़ी हाँ, है तो। बाद में जी जुड़ी हैं दीदी, मैं शुरू में जी बता चुका हूँ, वैसे फिर से दीदी ने पूछा तो बता देता हूँ। जी जी ये गुरुदत्त साहब के जीवन से थोड़ा सा प्रभावित नाटक है, आधारित नहीं है, प्रभावित है, क्योंकि वो जब उनकी लाइफ के बारे में जाना समझा और फिल्में देखते थे तो लगता था यार इतने कमाल, फिर वो क्यों 40 साल की छोटी सी उम्र में क्यों चले गए, तो ये सब जानते हुए टच किया कि यार हर कलाकार की दिक्कत तो है, जो बढ़िया क्रिएटिव आदमी है उसकी दिक्कत है, उसको सोसाइटी नहीं समझ पाती, घर वाले नहीं समझ पाते, वो कैसे कहे। तो उसको कहने के लिए ये नाटक मैंने जो है लिखा और लोगों का प्यार मिला है अभी तक, तो अब आगे भी देखते हैं। बस ये है। बिल्कुल। और सुषमा जी भी बहुत सक्रिय महिला रंगकर्मी हैं और बिल्कुल अच्छा बिल्कुल काम कर बिल्कुल। रही हैं इस दिशा में हम्म, और निरंतर ही काम कर रही हैं। तो हम्म। इस रंगकर्म में उनको बधाई दूंगी मैं, क्योंकि अच्छा अच्छा लोग जो काम कर रहे हैं तो बधाई जी के जी पात्र बिल्कुल। भी हैं। बिल्कुल। ये बताइए, आपने कोई प्रशिक्षण नहीं प्राप्त किया ना रंगकर्म विधा से? कोई? औपचारिक जी प्रशिक्षण तो नहीं है मेरे पास, लेकिन हाँ जी मैं सेल्फ प्रशिक्षण पे रहा हूँ हमेशा से, और उसको मैं बिलीव भी जी करता हूँ कि हर एक्टर को कहीं भाई संस्थानों में नहीं मिला एडमिशन तो क्या, अपनी ट्रेनिंग तो आप जारी रखिए। जी। तो अपनी ट्रेनिंग तो मैंने जो हमेशा जारी रखी है अभी भी। जी जैसे हम लोग जो शौकिया रंगमंच कर रहे हैं, तो एक तो ये बातें आई बहुत सारे लोगों के साक्षात्कार से भी कि उसमें प्रशिक्षण की भी जरूरत है, क्योंकि प्रशिक्षण नहीं रहेगा तो फिर हम उसमें और भी बहुत सारी चीजें हैं जिनको हम मिस कर देते हैं, या मान लीजिए बिल्कुल। कि और भी तो और अच्छा कर सकते हैं। तो प्रशिक्षण आपके दृष्टिकोण में क्या है कि मतलब कितना उचित है? या अगर हम बात करें अभी बहुत सारे लोगों की अगर एग्जाम्पल दे, तो बहुत सारे लोगों ने कोई प्रशिक्षण नहीं प्राप्त किया लेकिन एक अच्छे आर्टिस्ट थे, एक अच्छे हाँ। कलाकार रहे, एक अच्छे नहीं, उसमें। लेकिन चूंकि शिक्षण संस्थाएं भी खुली हैं, तो क्या आप मानते हैं कि प्रशिक्षण उसी जरूरी है लेना अ, नाटकों के लिए? प्रशिक्षण, अकादमिक प्रशिक्षण बहुत जरूरी है ये तो मैं नहीं मानता हूँ, लेकिन हाँ स्व प्रशिक्षण बहुत जरूरी है। और जिन लोगों ने भी अच्छा काम किया है, और इत्तेफाक तो यही है कि जी इंस्टीट्यूट तो बाद में खुले, थिएटर पहले से हो जी रहा था, और जिन लोगों ने इंस्टीट्यूट में पढ़ाना या उसको बनाने का काम किया देश में, तो वो तो सब कहीं से नहीं थे, क्योंकि इंस्टीट्यूट तो बाद में खुला गया। एनएसडी की बात करें तो जिन लोगों ने खोला बिल्कुल और जो लोग उसमें थे वो एनएसडी से नहीं आए थे, तो बिल्कुल वो बनाने वाले लोग नैसर्गिक दुनिया से थे, लेकिन वो प्रशिक्षित थे, स्व प्रशिक्षित थे, पढ़ाई लिखाई पे बिलीव करते थे, संसार से जुड़े हुए थे, अलग अलग कलाओं के पक्षों को जानते और जानते रहने के प्रयास करते थे। सिर्फ नाटक में ये नहीं है कि आप एक हॉल के अंदर आए और कुछ हु हा किया और गला ऊपर नीचे किया, थोड़ा लटक गए, इधर कर दिया वो कर दिया, और आप बाहर देखते ही नहीं कि हो क्या रहा है। आप अगर अपने जी घर से निकले और रिहर्सल हॉल तक पहुंचने में आपको नहीं पता कि क्या क्या हो गया, किसी और मुगालते में थे एयरफोन लगा के गाना सुनते हुए, तो आप कभी एक्टर तो नहीं बन पाएंगे और ना निर्देशक बन पाएंगे, क्योंकि आप, ये आता तो यहीं से है, सोसाइटी से ही जी आता, तो सोसाइटी से ही है, इसी समाज से अभिनय निकलता है, और यही की संवेदना जन्मेगी। भाई मान लीजिए कि मैं हूँ, मेरी उम्र कम है, मैं बहुत सारी संवेदनाएं नहीं जानता हूँ, परिचित नहीं हूँ, ठीक है, मेरे साथ दुर्घटनाएं हुई कि मेरे माता पिता जल्दी गुजर गए, तो मैं इन संवेदनाओं से परिचित हूँ, कैसा लगता है, क्या जी होता है। पर अगर नहीं होता ऐसा, तो एक्टर का काम हो जाता है दूसरे की संवेदना में जुड़कर उस भाव को अपने यहाँ कहीं स्टोर कर लेना, कि जब आपको जरूरत पड़े उसकी, तो आप उसको खंगाल सको, निकाल सको, उस पर कुछ क्रिएट कर सको।
तो रॉ मटेरियल्स आपको सोसाइटी से ही मिलेंगे, किसी रिहर्सल हॉल से नहीं मिलते, कोई डायरेक्टर नहीं दे सकता चम्मच में या बिल्कुल गुट्टी बना के कि लो भाई यहाँ है। रॉ मटेरियल आपको सोसाइटी से मिलेगा, तो वहाँ तो जुड़े रहना ही होगा। वो स्व प्रशिक्षण का एक बड़ा हिस्सा मैं मानता हूँ। ये सब कुछ आप नहीं देख सकते, इसलिए किताबें पढ़िए, क्योंकि किताबों में बिल्कुल कहानियों की एक दुनिया है, उपन्यास है, तो वहाँ से आपको डिटेलिंग उपन्यास से मिल जाती है और कहानियों से कैरेक्टर्स मिल जाते हैं। तो बहुत कुछ दिमाग में स्टोर होना ज़रूरी है, और शरीर को बिल्कुल स्वस्थ रखना ज़रूरी है, क्योंकि टूल शरीर अपना बॉडी ही है, इसी से एक्टिंग करनी, इसी से डायरेक्शन करना है। जब बोलने के लिए जुबान सही चलेगी तो एक्टर समझेगा कहना क्या चाह रहा है भाई सामने वाला, तो वो करेगा। तो बिल्कुल इतना अति मतलब नशा भी एक लिमिट में रहे, ऐसा ना हो जाए कि अब 2 लाइन बोल के हाँ हो जाए, आप पे गला ना काम करता हो। बहुत सारी स्थितियाँ हैं ऐसी कि निर्देशक हैं अच्छे, बिल्कुल उनके अंदर समझ भी है, और वो जो बोलते हैं एक्टर तक पहुंचता ही नहीं है, क्योंकि इतना वो नशा करके उन्होंने अपना मतलब वो कर दिया है कि जी सर क्या बोले 4 बार सुनना पड़ता है, तब समझ में आता है, अच्छा ये कहना चाह रहे हैं सर। तो जी सही ये बड़ा बात है। जरूरी है। बिल्कुल। और विभांशु वैभव जी मुंबई से जुड़े, आपका बहुत बहुत स्वागत है। वसुधा जी ने कहा है संवेदनशील होना जरूरी है। बिल्कुल वसुधा बिल्कुल जी, और संवेदनशीलता तो मुझे लगता है हर पहलू में जरूरी है, चाहे वो सिर्फ नाटक का क्षेत्र नहीं है, कहीं भी हमारे परिवार में है, समाज में है, लेखन में है या नाटक में है, तो संवेदनशील बिल्कुल तो होना बिल्कुल जरूरी ही किसी है। भी किसी भी कला माध्यम में संवेदना तो बहुत जरूरी है, तभी उसके बिना क्योंकि बिल्कुल। दिल से और मतलब शुरुआत ही इसकी होती है। बिल्कुल। और आलोक जी ने कहा प्रशिक्षण किसी को अच्छा कलाकार नहीं बना सकता, उसके लिए कलाकार का अच्छा होना जरूरी है। आ, कह सकते हैं दादा भी शायद वही बात जो कहना चाह रहे हैं कि अ, प्रशिक्षण मतलब बिल्कुल अकादमिक प्रशिक्षण के बहुत पक्ष में तो मैं भी नहीं हूँ, क्योंकि बहुत से हमने देखे हैं कि जो अकादमिक प्रशिक्षण है उनके पास, लेकिन जो है ऊपर का माला खाली निकल जाता है कई बार, तो ऐसा होता है। तो अकादमिक जी। प्रशिक्षण के बहुत नहीं पक्ष में नहीं हूँ कि होना होना चाहिए, जिसको मिल रहा है अवसर बहुत अच्छी बात है, उसमें कोई मुझे ये समस्या नहीं कि मुझे नहीं मिला तो वो खराब हो गया। बिल्कुल पर बिल्कुल नहीं। प्रशिक्षित होना जरूरी है, अपने आप को तैयार बिल्कुल रखना देखिए, हमेशा। यहाँ पर मैं कहूंगी कि प्रशिक्षण भी जरूरी है, क्योंकि जब पढ़ेंगे हम्म। नहीं, थोड़ा पढ़ना भी जरूरी है। लेकिन एक एक तरफ अगर आप एक पहलू देखें, तो अभी हमने पंडित रामदयाल जी को जोड़ा था, तो जी जी। वो तो घराने से परंपराओं से ली हुई शिक्षा है ना, उन्होंने कहीं प्रशिक्षण नहीं प्राप्त की, और वो बिल्कुल बिल्कुल। कहाँ पे जाके जाके एनएसडी जैसी जगह पे वो प्रशिक्षित हाँ कर रहे हैं लोगों को, नहीं तो तो वो एक प्रशिक्षित तो ही है, मैं उनको जी मैं वही कह, बिल्कुल वो भी प्रशिक्षित है अपनी जी नौटंकी विधा में, वो बिल्कुल जी प्रशिक्षित है, क्योंकि उन्होंने अपना प्रशिक्षण जारी रखा सीखने का। अगर वो कहते जी मतलब जरूरत नहीं मुझे प्रशिक्षण की सीखने की, तो वो नहीं सीखते कुछ भी, और उन्होंने अपने आप को बिल्कुल जारी रखा कि हाँ भाई मुझसे गुणी आदमी मिल रहा है तो मैं सुनूंगा। तो ये तो थोड़ा बिल्कुल रखना पड़ेगा सबको, उससे भी बहुत काम बिल्कुल। बढ़ता है। सही कह रहे हैं प्रसन्ना जी। विभांशु वैभव जी कह रहे हैं प्रसन्ना जमीनी कलाकार हैं, उनसे बहुत अपेक्षा है। बिल्कुल। अरे दादा, थैंक यू दादा, थैंक यू। तो भाई प्यार जो है। हमारे जो युवा हैं, हमारे कलाकार हो, चाहे निर्देशक हो, चाहे जो समाज के अग्रणी हैं, निश्चित रूप से मैं तो मानती हूँ कि चाहे वो राष्ट्र का, चाहे समाज का, चाहे परिवार का जो निर्माण है वो उन्हीं से है, और वो कोशिश करते हैं। अब वो कितना आगे बढ़ पाते हैं वो एक अलग विषय है, लेकिन कोशिश करना अपनी जगह है। अभी हम लोग बात कर रहे थे प्रसन्ना जी की समाज से ही हमको, अभी अब जैसे हम लोग कलाओं की बात करें, समाज हमें देता है, समाज ही हमें स्टोरी दे रहा है, हम भी कहीं ना कहीं कुछ लिखने की कोशिश करते हैं तो वो समाज से ही लेते हैं, समाज ही हमारा दर्पण है। तो अभी बात करूं किसी मतलब ऐसे की जो जो समाज के रोम रोम में बसा हुआ, जैसे मान लीजिए हम रामलीला की बात करते हैं, तो रामलीला के लिए मुझे किसी दर्शक को नहीं बुलाना पड़ता है, हम बार बार रामलीला करते हैं, सबको स्टोरी पता है, आप उसके लिए चाहे पास भी लगा दीजिए, चाहे टिकट लगा दीजिए, लेकिन बिल्कुल। रामलीला देखने लोग आएंगे, क्योंकि वो जनमानस के रूह में ऐसा समाया हुआ है। तो ऐसी नाटकों के लिए भी मुझे लगता है कि जरूरत है थोड़ा समाज से जोड़ने की, समाज को जोड़ने की। बिल्कुल बिल्कुल कहानियां आपको जी अच्छा, एक चीज भी है कि रामलीला तो हाँ लोग खैर इसलिए भी आते हैं कि सोसाइटी आदर्श देखना तो चाहती है, भले वो जी पड़ोसी के घर में दिखे, कहीं दिखे, अपने घर में ना हो, पर आदर्श देखना चाहती है। तो और बुराई बिल्कुल का अंत की जो मंशा है, मतलब मैं ये मानता हूँ कि रामलीला सक्सेस इसीलिए है कि भारत के जनमानस में एक चीज बहुत, भले खुद बेईमान हो, पर वो चाहता है कि अच्छाई जीते, वो चाहता जी है कि बिल्कुल अच्छाई जीते, इसीलिए रामलीला की तरफ लोग आते हैं।
बिल्कुल। कि और अच्छा ही आलोक जी, लोग जो है। बिल्कुल। आलोक जी का एक प्रश्न और है, प्रशिक्षण जरूरी है, अगर मिल सके तो करें, लेकिन अनिवार्य हाँ नहीं है हाँ ये कि इसके बिना कोई कलाकार नहीं हो सकता। ये बात सही है, और मुझे लग रहा है आपको मुझे मंच पे जल्दी बुलाना पड़ेगा, क्योंकि आप जो है हाँ। बहुत नहीं लॉजिकल भी नहीं, बात कर रहे हैं आलोक जी। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। और नहीं, मैं अच्छी उनके साथ बिल्कुल सहमत हूँ। मैं जी कई बार होता है कि जैसे हम कहते हैं ना कि लोक कलाकार, जैसे अभी साहब के यहाँ पे कोई प्रशिक्षण नहीं, कहते कोई प्रशिक्षण नहीं, लेकिन प्रशिक्षण उनका कैसे है कि जैसे खेत में काम करते हैं तो 200 मीटर दूर के आदमी को बुला रहे हैं, उनके पास मोबाइल तो नहीं निकालेंगे, ऐसी आवाज अच्छा, लगा दी, तो उनकी वॉइस एंड स्पीच की प्रैक्टिस तो ऐसे ही हो रही है हमेशा, बिल्कुल दिन भर हो बिल्कुल। रही है। ऊंचे सुर में बात करना, कभी नीचे फुसफुसाना, बगल वाले को ना सुनाई दे। मजे भी लेते हैं काम करते हुए, किसी को गाली बक दी, कुछ कर दिया, तो वो विस्पर पे भी काम कर रहे होते हैं, ऊंचे सुर पे भी बात कर रहे होते हैं, उनकी वॉइस एंड स्पीच इस तरह से हो रही होती है। तो ट्रेनिंग पे तो बिल्कुल वो भी हैं, अगर वो कभी ना बोले, अचानक से कोई चिल्लाएगा तो गला फट जाएगा। पर जो हमेशा अगर जिंदगी में आप ऐसे ही आदत बना लें कि मैं कभी ऊंचा बोलूंगा, कभी नीचा, कभी ऐसे कुछ, तो आप अपने आप वॉइस एंड स्पीच की ट्रेनिंग में हैं, हर वक्त हैं आप, अलग अलग सुर में बोलने का खेल करते रहें, मजे लेते रहें। उसके लिए अलग से आपको बैठ के 1 घंटा बिल्कुल। हारमोनियम पे सा लगाने की जरूरत नहीं पड़ती बहुत। तो वो ट्रेनिंग की मैं अ, बात कर रहा हूँ, दादा शायद समझेंगे आप लोग दादा। उस तरह का जी नैसर्गिक प्रशिक्षण, नकल करना दूसरे को देखकर, अच्छा वो ऐसे बिहेव करता है, बिल्कुल मजाक में ही पकड़ा, तो वो आ जाता है, अपने आप आता है। वही भारतीय एक्टर, बहुत सारे इंडियन एक्टर करते हैं, तुरंत कर जी देने की जो कला है। बिल्कुल। हम लोग की चर्चा के दौरान हमारे प्रयागराज की नीरा त्रिपाठी जी हैं, जो पत्रकारिता से जुड़ी हैं, जी कह रही हैं रामलीला तो आज का नए बच्चे भी देखने लगे हैं। बिल्कुल। और इसके बिल्कुल पीछे बिल्कुल। गार्जियन है, गार्जियन आजकल मैं देख रही हूँ कि वो चाहे टीवी में हो, चाहे जो होते हैं रामलीला जगह जगह पे, हम्म। उनको दिखाने के लिए वो ले जाते हैं। और देखना भी चाहिए, मुझे लगता है कि जो संस्कार और जो परिवार का जो प्रेम है, और कहीं ना कहीं वो रामलीला के अंदर सीख है। अब ये है कि कितने हाँ लोग सीख हाँ, पाते हैं, उनके क्या ऊपर डिपेंड सीखते हैं, करता है। कैसे सीखते हैं, वो अलग बात है, पर उसमें कंप्लीट दर्शन है, सभी कलाएं हैं। उसमें नृत्य भी है, उसमें गाना सीखना है तो गाना भी है, उसमें अभिनय सीखना है तो अभिनय भी है, उसमें कथा बिल्कुल जो दर्शन क्रिएट करती है, वो मतलब क्या नहीं बना सकता। अगर आप उस तरह से जिंदगी में थोड़ा थोड़ा भी, आंशिक रूप से भी हम लोग ढालने लग जाएं, तो सोसाइटी बहुत बिल्कुल। सुंदर हो सकती है। जो कलाओं का अंतिम लक्ष्य है कि समाज को और सुंदर बनाना, अंतिम लक्ष्य यही जी है कि समाज सुंदर हो, बिल्कुल। अ, सकारात्मक हो, तो वो तो उसमें है। बिल्कुल बिल्कुल। आप प्रसन्ना जी जो ग्रुप लेकर काम करते हैं, तो क्या मतलब जो नए बच्चे आपके साथ जो काम करते हैं उनको लेकर क्या मतलब कुछ आपको देखते तो होंगे कि क्या दिक्कतें आ रही हैं उनको, या मतलब नाटक के प्रति उनका जो क्या रुझान रहता है? 50-50 रहता है, मतलब ये हमेशा से रहा है कि आपके ग्रुप में 20 लोग होंगे, लेकिन 4-5 का ही 100% मतलब होगा कि हम नाटक के लिए आते हैं। कुछ थोड़ा अच्छा लगता है दोस्ती यारी में तो इसलिए आ जाते हैं, कुछ के अपने अलग जी लक्ष्य हैं कि घर से ऐसे नहीं निकल पाते, तो चलो ग्रुप के नाम से निकल गए, तो 2 घंटे जी यहाँ रहे, बाकी 4 घंटे कहीं और रहे, तो जी ऐसा है। और इंटरेस्ट बिल्कुल। दर्शकों में, यंग एज में, मैं यहाँ अपने शहर में देख रहा हूँ कि यंग दर्शक बहुत हैं, नाटक जब जिनके पास हाथ में फोन है, वेब सीरीज के जी भी दर्शक हैं, गेम्स भी खेलते हैं, वही लड़के लड़कियां नाटक देखते हैं। जी मेरे खासकर जो दर्शक हैं, ज्यादातर मैंने टारगेट ऑडियंस युवा ही रखा, क्योंकि अगर वो जुड़ जी गए तो अगले 20 साल 30 साल देखेंगे नाटक। तो बिल्कुल। इन्वेस्टमेंट 20 साल 30 साल वालों पे ज्यादा मेरा है। मैं बहुत फोर्स नहीं बिल, करता हूँ, कई बार वरिष्ठ जनों को कि आप आइए ही आप आइए, उससे ज्यादा फोर्स में नए लड़के को कर देता हूँ कि नहीं नहीं तुम आओ जी तुम आओ तुम आओ। तो वो एक बार अगर फोर्स के कारण आ गया कि अरे भाई भैया ने कहा था, सर ने कहा था, अगली बार अपनी मर्जी से आने लगता है। तो मेरा जी अपना बिल्कुल। टारगेटेड ऑडियंस यूथ है, तो मुझे लगता है यूथ को पसंद तो है, यूथ करना जी चाहता है, जुड़ना भी चाहता है। पर जब ये मेहनत कितनी मांगता है तो सब कई बार डर जाते हैं कि यार इतनी मेहनत लगती है, तो कुछ उसको अपने पर्सनालिटी डेवलपमेंट की तरह लेते हैं कि चलो ठीक है। मैं पहले ऐसा था, एक लड़का हमारे यहाँ आता है, आदित्य का नाम जरूर लूंगा उसका, तो जी वो थिएटर अभी नहीं कर रहा है, पर जुड़ा हुआ है हमसे, क्योंकि उसके माता पिता थोड़ा फोर्सफुली थिएटर नहीं करने देना चाहते, उसको अच्छा लगता है। और ये बात कहता जी है कि मैं थिएटर में आने के पहले बहुत अपनी बात अपने माँ बाप से नहीं कह पाता था, और आज मैं जी सबसे कह पाता हूँ, बात कर पाता हूँ, तो मुझे इतना बहुत है, थिएटर ने मुझे ये तो दे ही बिल्कुल दिया है। वो उसको अच्छा लगता बिल्कुल आता है, बिल्कुल सही है। और उस देखिए चीज को एक फर्क। पर्सनालिटी, बिल्कुल जी पर्सनालिटी का जो व्यक्तित्व का निखार है, तो वो तो थिएटर से कहीं ना कहीं सबको मिलता ही है। वो
उसको मालूम नहीं पड़ता, लेकिन वो कहीं ना कहीं उसको मिलता है समाज के अंदर बात करने का, खड़े होने का तरीका, अपनी बात को रखने का तरीका, ये सब थिएटर ही सिखाता है। तो ये सारी चीजें तो हैं। इसके अलावा चूंकि अब हम लोग अपने समय के भी अंतिम चरण में आ चुके हैं, थिएटर से जुड़ी कुछ बातें कुछ कहना चाहेंगे थिएटर में जो आने वाले बच्चे हैं उनको? आने वाले बच्चों को मैं अपने यहाँ भी यही कहता हूँ कि सबसे पहले तो आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगता है अगर तो ही करें। जी मतलब आपको ये लगे यार ये मेरे जीवन का एक हिस्सा है, मुझे कुछ अगर कुछ और भी करना पड़ा इनकम के लिए, काम के लिए, तब भी मैं समझ के लिए निकालूंगा, पर अपने मन से निकालूंगा, यानी कि थकान भरी उम्मीदें लेकर रिहर्सल स्पेस में जाऊं, आलस फैलाऊं या निगेटिविटी का एक विस्तार करूं। अगर आपको लगता है कि आप इसके साथ जिंदगी में थिएटर कर सकते हैं तो आए, बिल्कुल आए। हीरो बनने भर के लिए आएंगे तो मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि सब हीरो नहीं बन पाते हैं, सब हीरो बिल्कुल नहीं बन पाते हैं, पर और भी बहुत सारे काम हैं। थिएटर से आप टेक्नीशियन बन सकते हैं, डायरेक्टर बन सकते हैं, और लाइटिंग पे जा सकते हैं, आर्ट डायरेक्शन में जा सकते हैं, बहुत सारे काम हैं। या कोई इंस्ट्रूमेंट अगर बजाते हैं तो उस दिशा में भी आप जा सकते हैं। बिल्कुल 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 रोजी रोटी भी है, बहुत सारे ऑप्शन है। एक्टिंग पे फोकस हो जाते हैं कि एक्टिंग ही है सिर्फ, पर एक्टिंग के अलावा भी बहुत सारा बैक स्टेज है, क्राफ्ट का काम है। क्राफ्ट का काम आपने थिएटर में कर लिया तो बम्बई भी चले गए तो आर्ट डायरेक्शन कर लेंगे, बहुत सारे ऑप्शंस भी हैं। और आजकल बॉम्बे भी आ गए हैं थिएटर में, और जी जॉब भी मुझे होगी ही आगे चलते हैं। जी मुझे लगता है कि बॉम्बे जैसे शहर में स्कोप भी है, ये सब चीजें अगर टेक्निकल पक्ष का लेकर अगर बात करें तो उसके बहुत सारे स्कोप है। कोई जरूरी नहीं कि हम हीरो ही बने, हम दूसरी दिशा में अपनी जीविकोपार्जन का साधन बना सकते हैं। बिल्कुल। और जादूमणि जी हमसे जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। प्रणाम सर, प्रणाम जी। तो ये तो खैर है जो अभी बातें की आपने, सार्थक बातें थी हम लोग के बीच में, और ठीक है हम लोग थिएटर पे कर रहे हैं। लेकिन एक चीज यहाँ पे मैं कहना चाहूंगी कि थिएटर में जो थिएटर का जो कीड़ा है ना, तो वो जिसको लग गया तो वो मैनेज करता है, चाहे जैसे करे। इवन मैं अपनी बात पे करूं जी, वो कैसे भी करे मैनेज करके, लेकिन वो कहीं ना कहीं नहीं रेगुलर कर रहा है, लेकिन अगर उसका कीड़ा है उसके अंदर समा गया है, जैसे पॉलिटिक्स का कीड़ा होता है, तो वो छोड़ नहीं सकता, वो फिर थिएटर करेगा। और भागने वाला वो 2-4 करके फिर भाग लेगा, फिर वो कीड़ा वो है कि उसी कीड़े से मेरा मकसद था कि हाँ, अगर आपको इतना अच्छा लगता है कि आप इसके बिना रह ही नहीं सकते तो ही करें, नहीं तो फिर आप कुछ और भी देख सकते हैं, समय वेस्ट करने का ये भी देख सकते हैं। और एक होता है कि हम जैसे हम हैं कि एक व्यक्तित्व भी बनाना चाहते हैं इस रंगमंच के दिशा में, एक कि हाँ हमने ये काम किया या हमें करना, हम समर्पित है रंगमंच के लिए। तो हम बिल्कुल हम समाज को दिखाना चाहते हैं। मेरे अपने ग्रुप के साथ यंग बहुत सारे कवि जुड़े हुए हैं जिनको कविताएं लिखने पढ़ने का शौक है। अब उनको ये लगता है कि हम कविता तो लिख लेते हैं पर हमको मंच पे उसको अच्छे से पढ़ना नहीं आता, तो हम थिएटर कर लें 2-3 साल, तो हमारा उनका फोकस वहाँ है, और वो आते हैं। कुछ लड़कियां जिनका अभी वो जो आजकल बहुत सारे संस्कृति वो क्या बोलते हैं मंत्री प्रकोष्ठ पार्टियों ने बना दिए हैं, तो हर कोई यंगस्टर उसी में बिजी है, कोई युवा दिलों की धड़कन हो गया है, तो वो लोग भी आते हैं कि भैया आपके आएंगे तो हम थोड़ा वहाँ बोल पाएंगे अच्छे से, तो ऐसे लोग भी आते हैं। बिल्कुल। लेकिन एक चीज मैंने देखा है, संस्कृति जो पार्टी लेवल पे जो बना रहे हैं संस्कृति विभाग, और उसमें कलाकारों को जोड़ रहे हैं, वहां बच्चे तो बड़े अच्छे से भाषण दे देते हैं। वही बच्चे जो थिएटर के वहां पे जो डायलॉग नहीं बोल पाते, वहां भाषण बहुत अच्छे से देते हैं। नहीं वो सीखते यहीं से हैं, और वहाँ यहाँ मेहनत है कि आपको याद करके बोलना है, वहाँ कुछ भी बोल देना है, तो कुछ भी बोल देना। दो समस्याएं होती हैं, किसी के साथ समस्या होती है, कुछ भी बोल देना मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। एक्टर्स के साथ किसी अच्छे एक्टर को आप खड़ा कर दे, कुछ भी बोलने के लिए थोड़ा उसको सोचना पड़ेगा कि मैं क्या बोलूं, और जिसको कुछ भी बोल देना है तो फिर ठीक है। बिल्कुल। मृदुल कुमार हमसे जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत है मृदुल। प्रसन्ना जी, आपने भी शुरू में कहा था कि आप पोएम से शुरुआत की, कुछ याद है आपको, स्मरण हो तो कोई एक पोएम सुना दो। सुना देता हूँ मैं, याद एकदम से तो नहीं, पर देख लीजिए डायरी जी। डायरी तो खैर एक गीत है, अभी मैंने 1-2 बार और मंचों पे कुछ लोगों ने कहा तो मैंने सुना दिया था, तो अभी मैं सुना देता हूँ। गीत कोरोना काल में ही लिखा गया था, बहुत तरफ जी, स्वागत है।
उसमें सुना देता हूँ। झिलमिल सितारों की पग डंडी, झिलमिल सितारों की पग डंडी पे चलते जाना है, एक रास्ता बनाना है, मुझे चांद पे जाना है, मुझे चांद पे जाना है। घुप अंधेरा घर खाली खाली, दर और दीवारें काली काली, सूरज की पहली किरण बन कर, सूरज की पहली किरण बन कर, मुझे खिड़की से आना है, ये अंधेरा मिटाना है, मुझे चांद पे जाना है, मुझे चांद पे जाना है। ये थे प्रसन्ना जी, और मुझे लग रहा है कोई नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई है दर्शकों। बहुत सुंदर गीत गाया उन्होंने, और एक अच्छी शुरुआत भी की थी, नाटकों के बारे में जुड़ गए। हाँ, जुड़ हेलो, गए हैं हाँ प्रसन्ना जी। वो हो जाता कनेक्ट जी नहीं हुआ जी था। जी जी, मैं समझ गई थी। हाँ हाँ जी, उसको पूरा कर ले। जी। जी अभी क्या मेरी आवाज, चेहरा दिख रहा है क्या? हाँ, आ रही है। नहीं नहीं, मुझे चेहरा भी यहाँ दिख पर रहा, आ रही है आवाज, आवाज भी आ रही है। अच्छा, मुझे यहाँ नहीं दिख रहा, ब्लैक स्क्रीन हो रही है मेरी। जी। जी जी, तो चलिए, नेटवर्क प्रॉब्लम होगी। आप हमारे हाँ मंच पे आए और इतनी अच्छी बातें की, शेयर की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रसन्ना जी। और हमसे जुड़े सभी धन्यवाद जी, दर्शक धन्यवाद। जो आज हमारे जो साथी थे, आलोक जी, जादूमणि जी, नीरा त्रिपाठी जी, और मृदुल जी, और पुनर्वसु जी, और धर्मेंद्र जी, जितने भी हमारे जो हमारे इस रंगमंच के साथी हैं और हमारे फेसबुक के साथी हैं जुड़े, उनका बहुत बहुत आभार और स्वागत। ऐसे ही आप हमारे कार्यक्रम में जुड़ते हैं रहिए, और हमारे दर्शक और जो हमारा है मनोबल भी बढ़ाते रहिए। इसी के साथ सभी को नमस्कार, धन्यवाद प्रसन्ना जी, आप हमारे मंच पे धन्यवाद, आए। धन्यवाद दीदी, धन्यवाद। और शाश्वत मंच का धन्यवाद, सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। जी, थैंक यू।